आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल टीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की वीडियो में हम कुछ ताज़ा ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में पेश हुए हैं, जिसमें चीन और ताइवान के हवाले से बात की जाएगी। इसके अलावा चीन का जंगी प्लान बताया जाएगा जो वो ताइवान पर कब्ज़े के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोज़ के मुताबिक नोटिफिकेशंस मिल सकें। जैसा कि हम पिछले दिनों से ये ख़बरें पढ़ रहे हैं अखबारात में कि चीन के करीबन 40 जंगी जहाज़ों ने ताइवान के फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करी है। उन्होंने मीडियन स्ट्रेट लाइन को क्रॉस किया है आबनाए ताइवान में। आइए हम उसको बताते भी हैं नक्शे में। ये आप देख सकते हैं नक्शे में, ये ताइवान स्ट्रेट मीडियन लाइन कहलाती है। अमूमी तौर पर यह समझा जाता है कि ताइवान और चीन के दरमियान ये हद फासिल है। चीन के बहरी जंगी जहाज़ और हवाई जंगी जहाज़ जो हैं वो इस लाइन को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन अभी हालिया दिनों में ये ख़बर आपके सामने आई है कि ये जहाज़ों ने करीबन 40 जंगी जहाज़ों ने 2 से 3 दिन में इस मीडियन स्ट्रेट लाइन को क्रॉस किया है और ताइवान के करीब आने की कोशिश करी है। करीबन 5 से 10 नॉटिकल माइल वो दूर रह गए थे ताइवान से। तो एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नज़र आ रही है। और इधर चाइना के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने धमकी भी दी है कि वो इस मिलिट्री ड्रिल्स को ताइवान के टेक ओवर प्लान पर जो है वो उसमें बदल सकते हैं। यानी ये जितनी भी जंगी मशक़ें हो रही हैं इसको तब्दील किया जा सकता है कि ताइवान पर पूरा कब्ज़ा कर लिया जाए। तो यकीनी तौर पर कशीदगी अपने उरूज पर पहुंच रही है। लगता है कि कुछ दिनों की ही बात है कि चीन जो है वो ताइवान पर हमला कर देगा। आइए इस ज़मीन में अगर बात करें कि क्या सूरत हाल हो सकती है, चीन कौन सा अपना प्लान इस्तेमाल करेगा ताइवान पर कब्ज़े के लिए, उसके लिए बात करें। जैसा कि थोड़े अरसे पहले एक रिपोर्ट शाया हुई डिप्लोमेट अखबार में, बहुत ही अहम तज्ज़िया किया गया कि पहले इब्तदाई मराहिल में चीन क्या सूरत हाल इख्तियार करेगा, क्या लाहे अमल इख्तियार करेगा। इस पर थोड़ा सा इस आर्टिकल में डिस्कस हुआ था, इस आर्टिकल में तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से हम आपको थोड़ा सा बताते चलें कि इस आर्टिकल के लिखने वाले रिक जो एक बहुत ही अहम एनालिस्ट रह चुके हैं, उन्होंने इसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लिखा है। उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले कि चीन के जंगी हवाई जहाज़ जो हैं वो ताइवान की फ़ज़ाई हदूद की ख़िलाफ़ वर्जी करने की कोशिश करेंगे। ज़रूरी नहीं होगा कि वो ताइवान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हों, लेकिन ये ज़रूर है कि वो कोशिश करेंगे कि अपने तौर पर वो ताइवान को प्रोवोक कर सकें। तो बहरहाल ऐसा ही हुआ है। कुछ फ़ज़ाई हदूद की ख़िलाफ़ वर्जी भी की है चीनी जहाज़ों ने, लेकिन ताइवान के ऊपर परवाज़ें नहीं की हैं। बहरहाल इसके हवाले से फिर वो ये कहते हैं कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो एक बड़ी तादाद में जो है करीबन उन्होंने 400 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की फहरिस्त दी है, जिसमें वो कर सकते हैं कि वो ताइवान पर हमले के लिए कोशिश करें। इसमें उन्होंने ये कहा कि करीबन जो है J-10 तैयारे, इसके अलावा J-11A, J-11B जो चाइना के मायनाज जंगी तैयारे समझे जाते हैं, वो ताइवान पर इब्तदाई मरहले में हमला करेंगे। इसके अलावा जो है एक बहुत ही उनका बड़ा जहाज़, ये हम तस्वीर में आपको दिखा भी रहे हैं, ये चाइना के पास है ये बॉम्बर। इसको H-6 बॉम्बर का नाम दिया गया है। H-6K कहा जाता है, ज़ियान इसको कहा जाता है। ये अपने तौर पर जो है करीबन 90 जो जहाज़ होंगे वो ताइवान के मुख्तलिफ़ ठिकानों पर बमबारी कर सकते हैं इब्तदाई मराहिल में, ताकि टारगेट को सॉफ्ट किया जाए। ये करीबन ऐसी ही पॉलिसी है जो जर्मनी ने ब्लिट्ज़क्रिग में 1939 में जब जंग अज़ीम शुरू करी थी उसी हवाले से इस्तेमाल करी थी। लेकिन इसमें हम ये भी बताते चलें कि साइबर वॉरफेयर, चूँकि आज के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है वो दाखिल हो चुका है, इसलिए पहले कोशिश ये की जाएगी कि रडार्स को जाम किया जाए ताइवान के, ताकि ताइवान जो है वो किसी हवाले से भी चीनी हमले का जवाब ना दे सके। इसलिए ये एयर पावर बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा हम ताइवान के मुतालिक भी बताते चलें कि ताइवान के पास भी F-16A और F-18 तैयारे हैं जो वो इस हमले को रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन चूँकि
تائیوان کی ایئر فورس اتنی مضبوط نہیں ہے، تو شاید وہ اتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ رسپانس نہیں دے سکے۔ اس ضمن میں اگر تھوڑا سا آگے اور بڑھیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے پھر ایک راکٹ فورس چائنا کے پاس جو ہے وہ استعمال کی جائے گی، میڈیم رینج میزائلز، انٹر میڈیم رینج میزائلز، اور اس کے علاوہ شارٹ رینج میزائلز جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے تاکہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا سکے تائیوان میں جو ملٹری ہوں گے ان کے، اور اس سے کوشش یہ کی جائے گی کہ قریباً 1000 کے قریب میزائل داغے جائیں، جس میں کروز میزائل بھی شامل ہوں گے تاکہ ٹارگٹ کو مزید سافٹ کیا جائے اور ایک کیوس پھیلایا جائے۔ اس زمین میں اگر دیکھا جائے تو چائنا کے پاس DF-11، DF-15 اور DF-16 شارٹ رینج بیلسٹک میزائلز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ انٹر میڈیٹ رینج بیلسٹک میزائلز جو ہیں وہ قریباً 100 کے قریب استعمال کر سکتا ہے چائنا، جس میں اس کے پاس DF-21C بہت اچھی رینج کا میزائل ہے جو تائیوان کے لیے استعمال ہوگا۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ہم بتاتے چلیں کہ نیوکلیئر جنگ کا خطرہ نہیں ہوگا، کسی طور پر بھی نیوک استعمال کرنے کی کوشش نہیں کرے گا چائنا، اور کوشش یہ کرے گا کہ اس کی نیوکلیئر فورس کو استعمال نہیں کیا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی 5th جنریشن جو ہے وہ جہاز بھی استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہ زیادہ تر 4th جنریشن جہاز ہیں، 4th جنریشن A اور 4th جنریشن B استعمال کیے جا سکتے ہیں جہاز۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ GLCMs بھی استعمال کیے جائیں گے، قریباً 600 میزائل کے قریب کہتا ہے، جس میں DF-10A ٹائپ بھی شامل ہو سکتا ہے جو کہ کروز میزائل کہلاتے ہیں، جو قریباً ٹوماہاک لانگ رینج میزائل کی طریقے کے استعمال ہوتے ہیں۔ بہرحال تو یہ صورتحال ہے جس سے ٹارگٹ کو سافٹ کرنے میں مدد ملے گی، اور سب میرینز بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ چائنا کی بہت ہی زبردست نیول پاور چائنا کے پاس اس زمین میں ہے۔ اس کے علاوہ فریگیٹ کلاس جو جہاز ہوں گے وہ استعمال کیے جائیں گے، اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایمفیبیس لینڈنگ بہت ہی اہمیت کا حامل ہوگی، کیونکہ چائنا کے پاس حالیہ سالوں میں چائنا نے اپنی ایمفیبیس لینڈنگ کی کیپیبلٹی کو بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ مضبوط کیا ہے۔ اسالٹ شپس انہوں نے بنائے ہیں اپنے کارخانوں میں، کچھ پاکستان کو بھی دیے گئے ہیں بہت ہی خوبصورت، چونکہ اتنا زیادہ دور نہیں ہے تائیوان۔ اگر ہم نقشے میں دیکھنے کی کوشش کریں تائیوان کو، آپ کو نقشے میں دکھائیں، کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو نقشے میں دکھائیں تائیوان کے میپ کو، جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ جو ہے تائیوان جو ہے وہ اتنا دور چائنا سے نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے، یہ آپ جیسا کہ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا اور تائیوان کے درمیان اتنا سمندری فاصلہ نہیں ہے۔ اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر ایمفیبیس لینڈنگ ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے سولجرز جو ہیں وہ تائیوان پر لینڈ کر سکتے ہیں۔ قریباً اگر جو ہے وہ پہلے دن سے اگر لے کر دیکھا جائے تو قریباً پورا مہینہ لگے گا تائیوان پر قبضے کے لیے۔ اس زمین میں امریکہ کیا کر سکتا ہے، یہ ایک اہم دلچسپ سوال ہوگا۔ چائنیز اخبارات یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ تائیوان کے لیے لڑنے آتا ہے تو پھر اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے جواب دے سکتے ہیں، لیکن جو ڈیسائسو ہوگا اس بیٹل میں وہ یقینی طور پر ایمفیبیس لینڈنگز ہوں گی، جہاں پر جب کچھ ان علاقوں پہ آئیے ہم ذرا سا دیکھتے ہیں اس کو کہ بیچ کنٹرول کے لیے اس پوری پٹی میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر چائنا اور تائیوان کے سپاہیوں کے درمیان لڑائی ہو سکتی ہے۔ اگر امریکہ کا رسپانس اچھا ہوتا ہے اور امریکہ بچانے آتا ہے تائیوان کے لوگوں کو تو پھر جو ہے کافی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، کیونکہ بحری بیڑا گوام جو کہ قریب ہی ہے، گوام کو بھی ابھی ہم نقشے میں آپ کے سامنے دکھاتے ہیں تو اسی زمین میں جو ہے وہ پھر گوام کے سلسلے میں اگر گوام سے کوئی جہاز آتا ہے یا کوئی امریکن ایئر کرافٹ کیریئر آتا ہے تو پھر یقینی طور پر چائنیز لوگوں کو مشکل ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، ایک امریکی سینیٹر نے ایسا بل بھی پاس کیا ہے، یا ایک بل پیش کیا ہے کانگریس میں، جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر تائیوان پر حملہ ہوتا ہے تو امریکہ جو ہے وہ اس کی مدد کرنے کے لیے آئے۔ اس بل میں یہ بات بھی کہی گئی کہ ایک ون چائنا پالیسی کی کو امریکہ ترک کر دے تاکہ تائیوان کی پوری طریقے سے مدد کی جا سکے۔ اب ہم اگر اس زمین میں بات کریں تو یہ بیچ لینڈنگز جو ہوں گی یہ بہت اہمیت کی حامل ہوں گی۔ اس زمین میں قریباً 25 سے 30 جو ہے وہ
मकामात की निशानदही करी है चाइनीज़ आर्मी ने, जहां पर वो एम्फीबियस लैंडिंग्स कर सकती है, जहां पर मकामात कमज़ोर हैं, इतना मजबूत नहीं किया गया है क्योंकि बहुत बड़ा बीच है। ताइवान एक बहुत बड़ा जजीरा है, इसलिए करीबन इस पूरे जजीरे को जो है फोर्टिफाई करना यानी मजबूत दीवार बनाना यहाँ करीबन नामुमकिन है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आसानी के साथ जो है वो चाइनीज़ आर्मी एम्फीबियस लैंडिंग कर सकती है ताकि दुश्मन को भरपूर जवाब दिया जा सके। अगर तीसरी हवाले से बात करें तो ताइवान के जो काउंटर मेजर्स होंगे वो बहुत ही कमज़ोर लग रहे हैं। कोशिश कर रही हैं ताइवान की प्रेसिडेंट के इस हवाले से एक बड़ा इत्तेहाद बनाने की कोशिश करें। उन्होंने जापान के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करी और ये बात कोशिश की है कि उनको पैगाम पहुंचाया जाए। अभी ताइवान के एक फॉर्मर प्रेसिडेंट की जो उनकी एनिवर्सरी हो रही थी, फ्यूनरल एनिवर्सरी, इस हवाले से योशिमुरो जो जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इसके अलावा शिंजो एबे जो अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं जापान से, उन्होंने भी इसका दौरा किया और ये इरादा किया कि एक बड़ा इत्तेहाद बनाया जा सकता है। जैसा कि हम पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुके हैं कि इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिशें ये हो रही हैं कि इस बड़े इत्तेहाद में ताइवान को भी शामिल किया जाए, क्योंकि इस वक्त ताइवान ये बहुत बड़ी ज़रूरत समझता है कि इस इलाके के लिए, अपने इलाके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब वो इस बड़े इत्तेहाद में शामिल हो ताकि ये ममालिक उसकी मदद को आ सकें। लेकिन इस हवाले से अगर देखा जाए तो जापान भी बहुत डरा हुआ है, क्योंकि फिर ख़तरा पैदा हो जाएगा कि जापानीज़ इन्वेजन हो, यानी जापान पर इन्वेजन किया जाए ताकि जापान को भी काउंटर अटैक में न्यूट्रलाइज कर लिया जाए। अब देखते हैं कि सबसे पहले ताइवान है, फिर जापान की बारी आ सकती है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत ही कम्युनिस्ट पार्टी का लग रहा है कि एक बहुत बड़ा एजेंडा है, चाइनीज़ अपने एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, हालात बहुत ही संगीन हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। इस हवाले से हम आपको मज़ीद रिपोर्ट करते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफिज़।